हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम संविधान के भाग डिस्कस करेंगे। जो संविधान के भाग हैं, 22 भागों में जो विभाजित किया गया है हमारे भारतीय संविधान को, उसके बारे में जानेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। लुसेंट की बुक से हम संविधान, भारतीय संविधान को डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो भी आप जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते, ज्यादा देरी ना करते हुए, भारतीय संविधान के भाग। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित है। तो हमको वही देखना है कि 395 अनुच्छेद जो है वो 22 भागों में कैसे विभाजित है। तो भाग, संविधान के भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1। भाग 1 में लिख रखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में लिख रखा है कि भारत का नाम क्या होगा। भारतीय संविधान में जिसका संविधान है उसका नाम भारत होगा, इंडिया कहलाएगा। उसको क्या अधिकार होंगे, वहां पे नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, ये सब दिया गया है। कौन करेगा? तो ये है जिसका नाम भाग 1 रखा गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। इसको याद ही रख लो आप, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। उसके बाद वहां पर रहने वाले लोग की नागरिकता कैसी होगी, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिए गए हैं। तो भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। उसके बाद भाग 3 में जो नागरिक हमारे भारत में रहेंगे उनके अधिकार भी तो रहेंगे। तो उनके मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में दिया गया है। उनको सामान्यता पूर्वक, सम्मान्य पूर्वक जीवन जीने का क्या क्या अधिकार होगा, उनके क्या अधिकार होंगे। तो मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से शुरू होता है मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 35 तक इसका संविधान में वर्णन किया गया है। तो याद रखना है, ये भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब मौलिक अधिकार तो मिल गए, लेकिन उस राज्य में जो सरकार काम करेगी उनके भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए। तो भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से शुरू होगा और 51 तक के राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिख रखा है। तो नीति निर्देशक तत्व ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। उसके बाद देखिए, जब संविधान बना था तो मूल्य कर्तव्य नहीं था। तो बाद में अनुच्छेद, यानी बाद में भाग 4 में एक और जोड़ दिया गया। तो भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, इसमें एक ही अनुच्छेद है जिसका नाम है 51 का का, 51 का है ना। तो ये याद रखना है, मौलिक कर्तव्य जो है इंदिरा के समय जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो मूल्य कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद बन गया 51 का। तो समझ में आ गया। तो यहां तक 4 अनुच्छेद को तो सबसे पहले आपको याद, 4 भागों को तो याद रखना ही रखना है, पेपर में आएंगे। भाग पहले में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। दूसरा भाग जो है उसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। तीसरा मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है नॉर्मली एग्जाम में। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक के दिए गए हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व किसके हैं? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।
ये 36 से लेके 51 तक के इनमें लिख रखा है इनके बारे में। उसके बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा के समय मौलिक कर्तव्य। तो ये भाग 4 के का जोड़ा गया, जिसमें एक ही अनुच्छेद है 51 का का। 51 तो पहले से ही था, 51 के का में जोड़ दिया गया। तो 4 अनुच्छेद सामने के आपको याद रखना है, 4 भाग सामने के याद रखना है। अब 5 से शुरू होता है संघ। 5 में संघ के बारे में दिया गया है। भारत में सबसे बड़ा क्या है? संघ है। संघ को केंद्र भी कह सकते हैं हम। तो भाग 6 जो है, भाग 5 में केंद्र या संघ के बारे में दिया गया है। यह अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक के संघों के ही बारे में उल्लेख मिलता है ना। संघ में जो लोग कार्य करेंगे, जो पदाधिकारी रहेंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वहां का क्या कर्तव्य होगा, वहां शासन कैसे चलेगा, उनके बारे में पूरा केंद्र के बारे में लिख रखा है यहां पे। तो भाग 5 केंद्र यानी संघ, इसमें 52 से लेके 151 अनुच्छेद आते हैं। तो ये याद रखना है आपको, कभी पूछा जा सकता है भाग 5 में क्या है, तो संघ है। और 51, ये भी अनुच्छेद भी याद रखो, 52 से लेके 151। अब सबसे बड़ा क्या था? केंद्र। अब बात करेंगे हम, उससे छोटा क्या है? राज्य। तो भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। राज्य के बारे में 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद में राज्यों का उल्लेख किया गया है। भारत में जितने भी राज्य हैं, वहां प्रशासन कैसे चलेगा, वहां की व्यवस्था कैसी होगी, वहां पे मुख्यमंत्री, ये वो, इन सब के बारे में लिख रखा है। तो भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य, कोई दिक्कत नहीं है। भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। भाग 5 में संघ कहां से कहां तक है? तो 52 से 151 और 152 से 237 तक के राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है भागों में, है ना, संविधान में। उसके बाद बात करेंगे भाग 7 की। तो भाग 7 क्या है? पहली अनुसूची के भाग खा। पहली अनुसूची जो पढ़े हमने, पहली अनुसूची के भाग खा के जो राज्य हैं, जो अनुच्छेद 238 में जो लिख रखा था, उसको निर्सित कर दिया गया यानी डिलीट कर दिया गया है। क्या है? जब संविधान बना था उस टाइम पे ये था, लेकिन बाद में इसको निर्सित कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट किया गया, ये याद रखना है। कब डिलीट किया गया था? ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो क्या हुआ था, पहले जब संविधान बना था उस टाइम पे पहली अनुसूची में देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं हुआ था, पूरे राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो भारत में जो है 4 श्रेणियों में विभाजित थे ना पूरे राज्य, पूरे यानी स्टेट। भाग 1 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपने पढ़ा होगा, है ना। पार्ट 1 में ब्रिटिश साम्राज्य वाले क्षेत्र आते थे। पार्ट 2, पार्ट 3, 4 भागों में विभाजित था कि नहीं राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले। तो वो सब अलग हो गया। अब तो पूरा पुनर्गठन आयोग के बाद पूरे राज्य बन गए अलग, केंद्र शासित प्रदेश और संघ प्रदेश सब बन गए। तो इसीलिए इसको बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956, आपको याद होगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में ही बैठा था, है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 पहली अनुसूची में जो खा है, पहली अनुसूची के जो खा थे, जिसमें 4 भागों में विभाजित था भारत, और वो राज्य थे जो अनुच्छेद 238 के तहत थे, उसे निर्सित कर दिया गया। निर्सित यानी डिलीट कर दिया गया है, कहा जा सकता है डिलीट कर दिया गया है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसको डिलीट कर दिया गया है। तो भाग 7 में क्या था? तो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य जो 238 अनुच्छेद में थे, उसे निर्सित कर दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं भाग 7। अब बात करेंगे भाग 8 की। तो सबसे पहले हमने भाग 5 में तो केंद्र की बात कर लिए, भाग 6 में तो राज्य की बात कर लिए। अब उससे भी छोटा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी। ये 239 अनुच्छेद 239 से 242 तक के दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश कैसे होंगे, तो उनके बारे में लिखा है भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है।
बहुत आसान है। पांचवा भाग में क्या है तो केंद्र, छठवें भाग में क्या है तो राज्य, आठवें भाग में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में ही पढ़ लिए, उससे भी छोटा क्या है। अब बात करेंगे गांव की, तो गांव की पंचायतें। तो भाग 9 में है पंचायत, पंचायतों के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 243 से, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 के ही का से लेके ड़ा तक, का से लेके ड़ा तक, का से लेके ड़ा तक पंचायतों का उल्लेख किया गया है, पंचायतों के बारे में दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि भाग 9 में क्या लिख रखा है। तो भाग 9 जो है वो पंचायतों से शामिल है, पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो भाग 9 याद रख लो बिल्कुल, पंचायतें, भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243, वो भी का से लेके ड़ा तक, है ना, इतना है। उसके बाद देखो गांव की भी बात कर ली हमने, अब शहर की ओर भी जाना जरूरी है। तो शहर तो बाद में जोड़ा गया था, 9 का जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं के बारे में भाग 9 में लिखा हुआ है, 9 के भी का में लिखा गया है अनुच्छेद 243 ता से लेके या और छा तक, ता से लेके या और छा तक। तो ता से लेके या और छा तक, तो ये नगर पालिका को आप जानते होंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था नगर पालिकाएं। 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन तो पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन होके भाग 9 का जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद पूछा गया कभी तो 243 ता से 243 या छा तक। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ही 9 का खा जोड़ा गया, 9 का खा जोड़ा गया, 9 का खा, 9 का का जो है ये 97 में संविधान संशोधन 2001 के द्वारा सहकारी समितियां जोड़ी गई, सहकारी समितियां जोड़ी गई। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे जब संविधान पढ़ेंगे। सहकारी समितियों को 243 में या जा से लेके या ना तक के ये मिलेगा आपको संविधान में। अनुच्छेद 243 के या जा से लेके या ना तक के। देखो अनुच्छेद तो एक है जिसमें क्या है 243, इसके अंदर भी तो कई सारे का, खा, गा, या, ना, है ना। तो ये सब प्रावधान है, ये सब लिख रखा मिलेगा आपको। तो 9 का खा सहकारी समितियां 243 या जा से या ना तक के। तो 9 का खा भी समझ में आ गया, बाद में जोड़ा गया था 9 का खा 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, है ना। अब बात करेंगे भाग 10 की। तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, वहां अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक के दिया हुआ है। तो ये जो है भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। कहने का मतलब है अनुसूचित क्षेत्र जो होंगे वहां के अपने कुछ विशेष प्रावधान होंगे, है ना। तो वहां का विशेष प्रावधान उनके बारे में लिख रखा है कि वहां का प्रशासन में थोड़ा सा अंतर होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। ये आपको भाग 10 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया आज तक। भाग 11 की बात करेंगे। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच कैसे संबंध होंगे, संघ सरकार जो होगी, राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों के बीच में कैसे संबंध होंगे, क्या प्रक्रिया द्वारा स्थापित होगी, कैसे तालमेल अपना बैठाएंगे, उसके बारे में लिख रखा है अनुच्छेद 245 से 263 तक, है ना। तो भाग 11 इंपॉर्टेंट है, संघ और उसका यानी संघ और राज्य के बीच संबंध पूछा जा सकता है। तो देखो याद रखना भी आसान है, 1 और 1 11, है ना। तो 1 और 1 11, तो संघ और राज्य के बीच संबंध, जब 1 और 1 मिल जाते हैं तो 11 हो जाता है ना। तो संघ और राज्य के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 में लिख रखा है तक के है। अब बात करेंगे भाग 12 की। तो भाग 12 में वित्त यानी पैसा, तो पैसा के बारे में लिखा है कि वित्त यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना राजस्व कैसे वसूल करेगी, जो भारत सरकार की संचित निधि है वो कैसे काम करेगी, कैसे वेतन देगी,
तो पूरा वित्त के बारे में यहां पे लिख रखा है फ्रेंड्स। तो वित्त के बारे में, यहां संपत्ति के बारे में भी लिख रखा है। आपने पढ़ा होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर हटा दिया गया था, तो हटा के यहीं रखा गया है ना। तो ये भाग 12 में रखा गया है। सामविदाय और वाद के बारे में भी यहीं पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 264 से 300 का तक के हमने पढ़े थे ना, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो देखो यहां कहां तक है, ये का तक के। तो भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, ये है भाग 12 में क्या है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद के बारे में लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 264 से 300 का तक के दिया हुआ है। अब बात करेंगे भाग 13 की। भाग 13 में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, जो भारत में हो चाहे भारत के भीतर, जो राज्य क्षेत्रों के बीच में यानी क्षेत्र में भीतर, उसके भीतर व्यापार कैसा होगा, वाणिज्य और समागम, इनके बारे में भाग 13 में दिया हुआ है। तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम के बारे में दिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया हुआ है। 301 से 307 तक दिया हुआ है, तो इसको याद रखना है। अनुच्छेद यानी भाग 14 इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में दिया हुआ है। संघ यानी यूपीएससी वाली सेवाएं, और राज्य यानी राज्य में जैसे एमपीपीएससी होती है और विभिन्न राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होता है, उनके बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के इनके बारे में लिख रखा है ना। तो भाग 14 इंपॉर्टेंट है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो 308 से 323 तक के आपको मिलेगा, यूपीएससी, एमपीपीएससी और विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवा के बारे में बताया गया यहां पे, अधीन सेवाएं। उसके बाद 14 का का बाद में जोड़ा गया है। 14 का जो का है वो बाद में जोड़ा गया। 14 का क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा गया है, जोड़ा गया है। अधिकरण से संबंधित है, ये अधिकरण है ना, तो ये बाद में जोड़ा गया। देखो हमने अब भी पढ़े थे यहाँ पे, ये 4 का भी ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और ये 14 का का भी अधिकरण, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ना। और इसमें 323 का से लेकर 323 खा तक के अनुच्छेद है। तो का और खा ही दिया गया है। तो 323 जो अनुच्छेद 14 का है अधिकरण, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, तो याद रखना है। इसके बाद भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें निर्वाचन के बारे में दिया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, उसमें कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे और उनका चुनाव कैसे होगा, कौन आवंटित कराएगा। तो निर्वाचन की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद बनाए गए हैं संविधान में। तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन का है, और उसमें अनुच्छेद 24 से लेके अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक के हैं, तो ये याद रखना है। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 के बारे में के बाद है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो कुछ वर्ग से आप यहां क्या समझते हैं? कुछ वर्ग से जैसे समझ लीजिए आप एसटी एससी के प्रति आरक्षण, एंग्लो इंडियन को आरक्षण। तो कुछ विशेष उपबंध के बारे में दिया गया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद 330 से 342 तक के इनके बारे में लिख रखा है संविधान में, अनुच्छेद 330 से 342। तो अनुच्छेद भाग 16 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो आया नहीं, लेकिन याद रखना है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। अब बात करेंगे अनुच्छेद 17 भाग 17। भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में दिया गया है। हमारे भारत की राज्य भाषा हिंदी है, तो हिंदी होगी, है ना। और पूरे प्रावधान उसमें पूरी चीज लिख रखी है ना। कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, पहले संविधान बना था
तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा के बारे में लिख रखा है। हर अनुच्छेद में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। भाग 17 किससे संबंधित है? तो राज्य भाषा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 343 से 351 तक के। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब बात करेंगे भाग 18, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नॉर्मली परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। इसमें आपात उपबंध दिए गए हैं कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में कैसा लगेगा। वित्तीय आपातकाल के बारे में लिखा है, वो अभी तक लगा तो नहीं है। राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सब के बारे में अनुच्छेद 352 से 360 तक के दिया गया है ना। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इनके बारे में कभी आपातकाल की जरूरत अगर भारत में पड़ी तो वो कैसे क्या लगाया जाएगा, कौन लगाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सब चीज के बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो भाग 18 आपातकालीन उपबंध के बारे में दिया गया है 352 से 360, 352 से 360 तक। तो राज्य भाषा समझ में आ गया और 18 में आपात उपबंध भी आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे 19, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में दिया गया। प्रकीर्ण यानी जो इधर साइड सब छूट गया और जो विविध वाला जो भी चीजें छूटी है वो यहां रखा गया भाग 19 में, जो 361 से 367 तक दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है। प्रकीर्ण है ना, यानी विविध, जो भी उधर कुछ छूटा वो सब यहां समा दिया गया है। तो भाग 19 जो है वो प्रकीर्ण, ये 361 से 367 तक दिया गया है। तो ये भी आ सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद जब संविधान तो पूरा बन गया तो भाग 20 संविधान संशोधन रखा गया है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत है ना, 368 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में लिख रखा है संविधान संशोधन कौन करेगा, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, कहां कहां पास होगा और क्या तरीके होंगे। तो इन सब के बारे में वहां पे लिख रखा है कि संविधान में ऊपर हमें कभी संविधान संशोधन करना है तो वो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा, है ना। तो ये संविधानिक भाग 20 इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन से संबंधित भाग 20। बात करेंगे भाग 21 की। तो भाग 21 में अस्थायी, देखो यहां शब्द लिखा हुआ है अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध। जो विशेष उपबंध दिए गए हैं संक्रमणकालीन यानी कुछ, अस्थायी संक्रमणकालीन यानी कुछ, और वह विशेष उपबंध दिए गए हैं जो 369 से 392 अनुच्छेद, 369 से 392, 369 से 392 के बीच में। अस्थायी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ परमानेंट नहीं है, अस्थायी की बात की गई है। अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध जो दिए गए हैं कुछ राज्यों को विशेष उपबंध, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी है। 369 से 392 तक के। अब भाग 22 डिस्कस करेंगे हम, जिसमें संक्षिप्त नाम दिया गया है कि हमारे भारत के यानी भारत के संविधान का क्या नाम होगा। तो भारत के संविधान का नाम रखे हमने भारतीय संविधान। तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और उसी समय में 15-16 आर्टिकल लागू उसी समय कर दिए गए थे। तो उसी समय तुरंत कुछ आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, कुछ अनुच्छेद, और बाद में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। जितना भी संविधान में जो भी लिख रखा है उस हिसाब से अब देश चलेगा। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, गणतंत्र हो गया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, तो हिंदी में प्राधिकृत पाठ, देखो हमारा संविधान जब बना था उस टाइम पे कई चीजें हिंदी में थी, कई चीजें इंग्लिश में थी। तो इंग्लिश में ही बना था संविधान, तो बहुत सी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई थी, क्या कि भारत शासन अधिनियम से भी बहुत सारी चीजें ली गई थी, तो इंग्लिश में ली हुई थी। तो उसको हिंदी में प्राधिकृत किया गया। कैसे किया गया है? तो हिंदी में है संविधान अभी, तो संविधान जो है हिंदी में है, उसके बारे में ये। और निरसन यानी जो चीजें छूटी,
जो भारतीय संविधान को पहले हमारा संविधान जो जैसा भी था, जो भारत शासन अधिनियम के अनुसार जो चल रहा था और पुरानी जितने भी चीजें थी उन सबको डिलीट कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। तो ये सब लिखा है भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत और निरसन। ये अनुच्छेद 393 से 395 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 393 से 395, 93, 94, 95, मात्र 3 अनुच्छेद में लिख रखा है ये। तो भाग 22 तो समझ में आ गया। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन। तो इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया। तो आपको पूरे 22 भाग याद रखने पड़ेंगे अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूरे 22 भाग आपको याद रखना है। फिर भी अगर नॉर्मली वनडे एग्जाम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, ये पूछा जाता है कहां दिया हुआ है। भाग 4 का पूछा जाता है। इसके अलावा फिर भाग 9 इंपॉर्टेंट है, पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 का इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग 14 का भी पूछा जा सकता है, अधीन सेवाओं वाला भाग 14। भाग 15 पूछा जाता है निर्वाचन की प्रक्रिया वाला, यानी निर्वाचन कहां से कहां तक दिया गया है। भाग 15 के बाद भाग 17 इंपॉर्टेंट है, राज्य भाषा के बारे में पूछता है। और भाग 20 जो संवैधानिक संशोधन है, ये नॉर्मली एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेट पीसीएस या सिविल सेवा के लिए तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा भारतीय संविधान के पूरे भाग 22 भाग और 395 अनुच्छेद में जो विभाजित है उसको हमने यहाँ डिस्कस किए। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम राज्यों का पुनर्गठन डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।